हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो कोई आम टॉपिक नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है, इससे एक तो क्वेश्चन बहुत आते हैं हिस्ट्री में। एक जो आपकी सोच डेवलप होगी ना, वो प्योर हिस्टोरियन वाली होगी। इससे जो मैं आज कॉन्सेप्ट इसे क्लियर करूँगा और जो फैक्ट आपको बताऊँगा। तीसरी बात ये है, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे ना, तो उन्हें दो शक्तियों से इतना भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ी थी भारत पर कब्जा मारने के लिए। एक तो मैसूर के शासकों से और दूसरा सिखों से। इन्होंने इतनी कड़ी टक्कर दी थी अंग्रेजी भाषा में। मैं देसी भाषा में आपको बोलूं, अंग्रेज़ों को इन्होंने इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि अंग्रेज़ों के पसीने आ गए थे। ये बिल्कुल देसी भाषा, देसी हिसाब में मैं बता देता हूँ। और उसी आंगल यानी अंग्रेज़ और मैसूर युद्ध जो हुए थे, 4 युद्ध हुए थे इसमें। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फैक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो विजयनगर एम्पायर था ना, वो मिडाइवल पीरियड का एक बहुत इम्पोर्टेंट एम्पायर था। और यहाँ पे क्या हुआ था, विजयनगर एम्पायर को ख़त्म करने के लिए आसपास के पड़ोसी राज्यों ने 1565 में इस पे अटैक कर दिया था। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर एम्पायर को स्पॉइल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इतना बड़ा एम्पायर था कि साउथ इंडिया के 60% हिस्से पे इसका राज था। इसके ख़त्म होने के बाद छोटे छोटे राज्य उभरे। उन नए राज्यों में एक राज्य था मैसूर। और मैसूर पर जो राज करते थे ना, वो वाडियार वंश के हिंदू शासक राज करते थे। और जो इसकी स्थापना की थी, वो चिक्का कृष्ण राज ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसूर पर किसका राज था? तो वाडियार वंश का राज था। जो ये हैदर अली और टीपू सुल्तान आएंगे, ये बाद में आएंगे। पहले वाडियार वंश का था। और इसका शासक कौन था? चिक्का कृष्ण राज। ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं बता देता हूँ, इसके 2 मंत्री होते थे, देवराज और नंदन राज। जो ये नंदन राज था, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्री था। और 1749 में इसने, जो कि एक हैदर अली सिपाही था, हैदर अली इसकी नज़रों में चढ़ जाता है। और उससे ये इतना प्रभावित होता है हैदर अली से, कि ये हैदर अली को डिंडीगुल का शासक बना देता है। देखो, यहाँ पर 2 बातें आपको जान लेनी चाहिए कि हैदर अली एक ऐसा सिपाही था जो बाद में जाकर सुल्तान बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऐसा ही मैंने एक फैक्ट आपको बताया था। लॉर्ड क्लाइव एक क्लर्क भर्ती आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, और बाद में जाकर उसका वो गवर्नर बना। ऐसे ही हैदर अली एक सिंपल सिपाही था और बाद में जाकर वो एक सुल्तान बना मैसूर का। देखो, सुल्तान के सुल्तान पैदा होते हैं और राजा के राजा पैदा होते हैं, लेकिन एक सिपाही से उठकर सुल्तान बनना कितनी बड़ी अचीवमेंट थी इसकी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कौन सा शासक था जो पहले एक सिपाही था, अपनी काबिलियत के दम पर वो एक सुल्तान बना? तो वो था हैदर अली। और इसको कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? पहले इसको डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो जब इसको डिंडीगुल का गवर्नर बना दिया जाता है, या डिंडीगुल में अपना इतना प्रभाव जमा लेता है हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में, आखिरकार ये 1761 तक आते आते फाइनली श्रृंगापट्टनम पर कब्जा कर लेता है। और नंदराज और चिक्का कृष्ण राज को उखाड़ के अपना राज स्थापित करता है, यानी कि मैसूर का जो मुस्लिम राज था उसकी स्थापना करता है। ये इम्पोर्टेंट है। श्रृंगापट्टनम में किसको का शासन खत्म करता है? चिक्का कृष्ण राज का, और उसके जो महामंत्री था नंदराज का। तो अब चलते हैं, यहाँ से नींव पड़ती है आंगल मैसूर युद्ध की। ये तो मैंने आपको इसका बेस बताया। आगे क्या होता है कि ये इतना फेमस हो जाता है और अंग्रेज़ भारत में अपना एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, यानी अपने राज्य का विस्तार कर रहे होते हैं। बंगाल को वो जीत चुके होते हैं और इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि वो मराठों और मैसूर के साथ पंगा लेना शुरू कर देते हैं। तो पहली बार वो क्या करते हैं कि मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं, और वो 1768 में। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर का टाइम पीरियड ही इतना इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1768 से 1769 तक। ये टाइम पीरियड याद रखना। सीक्वेंस में चारों एंग्लो मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैसूर के ऊपर वो अटैक कर देते हैं, कर्नाटक के ऊपर। और इसमें ये हैदर अली इतना मजबूत होता है कि अंग्रेज़ों को इस युद्ध में हरा देता है। और हराने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मद्रास की संधि होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है? तो मद्रास की संधि होती है।
अब जाकर इनमें क्या होता है कि थोड़ा जाकर एक दूसरे की पावर पता चलती है, और यहाँ पर हैदर अली मजबूत होता है इस युद्ध में, उसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन अंग्रेज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, गांधी ने भी इसको एक्सप्लेन किया था बाद में। अंग्रेज़ ऐसे कुत्ते की दुम थे, वो आसानी से सीधे नहीं होते थे। वो क्या करते थे, पहले एक लड़ाई लड़ते थे, फिर उसमें जीतते या हारते थे, फिर बीच में गैप देते थे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए दूसरे को। फिर वो थोड़ी देर टाइम बाद फिर उस पर अटैक करते थे, फिर वो उससे कुछ हथियार लेते थे, बाद में फिर अटैक करते थे। वो मतलब गैप एंड फाइट, ये उनकी पॉलिसी थी। तो क्या होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर, फिर इसका टाइम पीरियड याद रखना 1780 से 1784, यानी ठीक 11-12 साल के बाद फिर वो पंगा लेते हैं। और इस टाइम हैदर अली जो होता है दोबारा इस पर अटैक किया जाता है, और आयरकुट ये अटैक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरकुट एक विशेष कप्तान था इनका, सेनापति था अंग्रेजों का, और आयरकुट को हैदर अली हरा देता है। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में क्वेश्चन आएगा किसको हराता है हैदर अली, तो वो आयरकुट को हरा देता है। यहाँ तक उसका पलड़ा बराबर का होता है या भारी होता है। लेकिन क्या अचानक क्या होता है, 1882 में हैदर अली की डेथ हो जाती है, यानी वो मर जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट पूछेंगे कि हैदर अली की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई, तो वो सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हुई, और ये टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं, 1882 में हुई थी। इसके बाद क्या होता है, 1884 तक ये जैसे तैसे लड़ते हैं, और टीपू सुल्तान अपने बाप की जगह संभालता है, और वो फिर सेनापति या सुल्तान बन के लड़ाई लड़ता है। लेकिन अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों थक जाते हैं, और 1784 में इनके बीच मैंगलोर की संधि हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है। सेकंड एंग्लो मैसूर में युद्ध में कौन सी संधि हुई, तो वो बाद में समझौता इनका मैंगलोर की संधि पर हुआ। और ये समझौता ऐसे हुआ कि एक दूसरे की टेरिटरी क्षेत्र का सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। देखो ये जो स्लाइड है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतने क्वेश्चन बन चुके हैं कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल, ये आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो चलो इसको डिस्कशन करते हैं। फिर क्या होता है, अंग्रेज जो कभी सीधे होने वाले नहीं थे, गैप एंड फाइट पे लड़ते थे, और ये बार बार अटैक करते थे अपनी पूरी तैयारी करने के बाद। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, और इसका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। ये 1790 से 1792, यानी कि 6 से 8 साल बाद लड़ा जाता है। इसका कारण ये होता है, ये टीपू को परेशान कर देते हैं, और टीपू सुल्तान परेशान होकर त्रावणकोर पर अटैक कर देता है। और त्रावणकोर जो कि केरल का हिस्सा था और अंग्रेज़ों के संरक्षण में था, इस पे अटैक होने के बाद उनको बहाना मिल जाता है टीपू सुल्तान को हराने का, या इसमें वो टीपू हार जाता है और इसको, या फिर इस पर अटैक करने का। तो क्या होता है कि इसमें जो मेन बात है, कॉर्नवालिस जो कि पहले अमेरिका में युद्ध लड़के वहाँ से बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस लेके आया था, ये इसका सेनापति होता है ब्रिटिश सेना का। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन सा विशेष सेनापति इन्होंने बुलाया था, वो था कॉर्नवालिस। क्योंकि अमेरिका के हारने के बाद ये भारत पर ऐसा चाहते थे कि भारत को ये इतना मजबूती से जीते कि अमेरिका तो हाथ से चला गया, भारत में ही अपना राज स्थापित करें। तो कॉर्नवालिस को काफ़ी तजुर्बा था, और ये यहाँ पर आता है और आके जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसको लीड करता है। और टीपू सुल्तान को ये श्रृंगापट्टनम मैसूर की राजधानी थी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैसूर राज्य की राजधानी कौन सी थी, वो थी श्रृंगापट्टनम। और कॉर्नवालिस श्रृंगापट्टनम में घुसकर इसको हरा देता है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी संधि होती है, तो श्रृंगापट्टनम की संधि होती है, यानी कि राजधानी तक पहुंच जाते हैं अंग्रेज इसके, और यही संधि कर लेते हैं। और इस संधि की जो 2 शर्तें हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अंग्रेज इससे 3 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना वसूल करते हैं, और इसके 2 बेटों को बंदी बना लेते हैं। 4 बेटे होते हैं इसके, और 2 को बंदी बना लेते हैं, और ये कहते हैं अगर आगे से तूने पंगा लिया तो तेरे दोनों बेटों को मार देंगे। इसके साथ ही ये युद्ध खत्म हो जाता है, और फिर कॉर्नवालिस चला जाता है, और नया गवर्नर आता है, वो आता है वेलेजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1798 में ये क्वेश्चन आता है कि वेलेजली ने कौन सा युद्ध लीड किया था मैसूर के साथ, तो वो 4th एंग्लो मैसूर युद्ध लीड किया था वेलेजली के साथ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर था इनका। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, ये युद्ध 1799 मार्च से मई 1799 तक चला। और इसमें इसका मेन रीज़न था ये था कि जो टीपू सुल्तान था,
टीपू सुल्तान ने फ्रेंच से अपनी आर्मी को स्टाइलिश आर्मी बना लिया था, एडवांस या मॉडर्न आर्मी बना लिया था, उसमें ऐसे बेसिक चेंज किए, अंग्रेज डर गए, उन्होंने टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया। और इसके साथ ही ये बता देता हूँ, टीपू सुल्तान एक फ्रांस का क्लब था जो कि नेपोलियन का क्लब था, जैकोबियन क्लब। जी यही टीपू सुल्तान इस जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है श्रृंगापट्टनम में, और इससे भी अंग्रेज घबरा जाते हैं कि ये तो नेपोलियन के साथ मिल गया है और नेपोलियन को भारत में आने का रास्ता देने की कोशिश कर रहा है। और नेपोलियन से अंग्रेज इतने डरते थे कि अगर नेपोलियन भारत में आ गया तो फ्रांस के हाथ में चला जाएगा भारत, और उनकी एक मुख्य कॉलोनी या उनका उपनिवेश फ्रांस का गुलाम बन जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि इतने रिसोर्स, इतने संसाधन से भरा हुआ देश नेपोलियन के पास चला जाए, इसीलिए भी ये इस पे अटैक करते हैं। और वेलेस्ली द्वारा आक्रमण किया जाता है 1799 में चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के ऊपर, और टीपू सुल्तान के श्रृंगापट्टनम किले तक आकर ये इसको मार देता है। टीपू सुल्तान डेड हो जाता है और पूरी तरह से मैसूर किसके अंडर आ जाता है, वेलेस्ली के अंडर आ जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीपू सुल्तान को हराने के बाद वेलेस्ली इतना फेमस होता है कि इसको मार्क्विस यानी कि बहुत मजबूत राज्य जीतने वाले की संज्ञा दी जाती है, किसको, वेलेस्ली को। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ ही हम आगे टीपू सुल्तान का आंकलन करते हैं। तो मैंने आपको बताना था कि टीपू सुल्तान का आंकलन, इस पे इतने क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है इतिहास में। और दूसरी बात ये है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे खास बात तो ये है, ठीक है जी। इसको तो एकदम डीप मेमोरी में डाल लेना, इतने क्वेश्चन बनते हैं इससे। और वो उधर स्लाइड थी जो साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए बोर्ड पर इधर चेंज करके साफ साफ शब्दों में बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब चलते हैं टीपू सुल्तान के आकलन पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, टीपू एक ऐसा सुल्तान था जिसने नेपोलियन से सहायता ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा कौन सा सुल्तान जिसने नेपोलियन से सहायता ली? टीपू सुल्तान ने इसको लेटर लिखा था, लेटर के थ्रू सहायता मांगी थी कि आपके और मेरे दुश्मनों अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए मेरी हेल्प करो। दूसरा, नेपोलियन का एक क्लब था जिसके थ्रू वो फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा था और उसको मजबूत बना रहा था, वो था जैकोबियन क्लब। ये जैकोबियन क्लब की स्थापना श्रृंगापट्टनम में की थी टीपू सुल्तान ने। ऐसे पूछेंगे कि टीपू सुल्तान ने किस क्लब की स्थापना की, या जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी टीपू सुल्तान ने। और कहाँ पर, ये राजधानी भी पूछ लेते हैं, मैसूर की राजधानी श्रृंगापट्टनम में की थी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय भारत के सुल्तान या राजा अपने आप को बादशाह मानते थे और ऐसे मानते थे कि हम बहुत बड़े पता नहीं क्या हैं। लेकिन टीपू सुल्तान इतने खुले दिल का या इतनी बड़ी सोच का मालिक था, उसने अपनी राजधानी में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर। कि स्वतंत्रता का वृक्ष का मतलब है कि सभी लोग आज़ाद हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, किस भारतीय सुल्तान या शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? टीपू सुल्तान ने। ये काम सिर्फ इसी ने किया था, कितनी एडवांस सोच का था। एक और बात है, इसने ऐसा सुल्तान था, अपने आप को सुल्तान ना कहकर नागरिक टीपू कहकर संबोधित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ऐसा सुल्तान जिसने अपने आप को नागरिक कहा, यानी कि एक आम आदमी कहा, वो था नागरिक टीपू सुल्तान। एक इसके साथ ही बता देता हूँ, अपने समय पे ये ऐसा सुल्तान था, इतनी बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, जिसने अरब, मॉरिशस, कस्तूनतुनिया और अफगानिस्तान से सहायता मांगी। यानी क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरब, मॉरिशस और कस्तूनतुनिया और अफगानिस्तान से सहायता किस सुल्तान ने मांगी? तो वो टीपू सुल्तान ने कहा था मेरी हेल्प करो। इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें इसने बताया है कि जो रॉकेट तकनीक का जन्मदाता था, भारत में रॉकेट तकनीक को ईजाद करने वाला, इसको प्रोड्यूस करने वाला जो बंदा था, वो टीपू सुल्तान ही था। इतनी बार हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है स्टेट एग्जाम में खासकर। रॉकेट तकनीक का जन्मदाता भारत में किसे माना जाता है? वो टीपू सुल्तान को माना जाता है। इसके साथ ही एकमात्र ऐसा सुल्तान था पूरे भारत में मॉडर्न पीरियड में, जिसने नौसेना के महत्व को समझा और पता किया कि हाँ, जो ब्रिटिश आर्मी है उसकी मजबूती का कारण नौसेना है, यानी कि नेवल फोर्स है।
तो इसने नौसेना बोर्ड की स्थापना की, नौसेना के लिए एक बोर्ड बनाया और एक अपनी खुद की नौसेना तैयार की। ये भी क्वेश्चन आ जाए तो किसने की थी अपनी खुद की नौसेना मजबूती से तैयार, तो वो टीपू सुल्तान ने की थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, तो वो भी अपने आप को टीपू सुल्तान मैसूर का शेर कहा जाता था। ये कहता था कि मुझे मैसूर का शेर बोलो, तो इसमें इस तरह की भावना थी। इसके साथ ही फर्स्ट टाइम जो रेशम का उत्पादन किया था मैसूर में, वो टीपू सुल्तान ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैसूर में फर्स्ट टाइम रेशम उत्पादन किसने किया, तो ये टीपू सुल्तान ने शुरू किया था। इसकी एक बुक है जिसका ट्रांसलेशन किया गया और इसका नाम रखा गया मिलिट्री मैनुअल। ये भी टीपू सुल्तान की बुक है और इसमें इसने बताया कि कैसे कैसे इसने रॉकेट तकनीक को ईजाद किया। इसके साथ ही इससे जुड़ा हुआ मैं अगला एक फैक्ट बता देता हूँ। ये 1799 में मारा जाता है और जिसके अंडर ये मारा जाता है, जिस लड़ाई में ये मारा जाता है, वेलेजली उसको लीड कर रहा होता है। और वेलेजली इससे इतना प्रभावित हुआ या इस जीत से इतना ज़्यादा खुश हुआ, उसने अपने आप को, यानी कि वो बंगाल से आया था इसको हराने के लिए मैसूर तक, उसने अपने आप को बंगाल का शेर कहना शुरू कर दिया। पूरे इतिहास में बंगाल का शेर अगर किसी को कहा जाता है तो वो लॉर्ड वेल्जली को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखना। और ये उसने टीपू सुल्तान को हराने के बाद ये टाइटल लिया था। इसके साथ ही जब ये हार जाता है, इसकी पूरी फैमिली को कहाँ भेजा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो वेल्लोर भेजा जाता है और पूरी फैमिली वेल्लोर चली जाती है। और मैसूर में दोबारा से किसका शासन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान के हारने के बाद दोबारा से मैसूर में वाडियार वंश को स्थापित कर दिया जाता है। ये अंग्रेज़ों को इसलिए स्थापित करते हैं ताकि दोबारा से मैसूर में उनके खिलाफ विद्रोह ना हो। वाडियार को एक कठपुतली की तरह यहाँ पर बैठाया जाता है और उनका जो राजा होता है वो कृष्ण राव होता है, यानी कि टीपू के बाद कृष्ण राव मैसूर का राजा बनता है और वाडियार वंश वापिस से स्थापित हो जाता है। और इसके बाद वाडियार वंश सहायक संधि को साइन कर लेता है, जो कि लॉर्ड वेल्जली लेके आया था। तो ये थे पूरे के पूरे फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो कि चारों मैसूर युद्ध से जुड़े हुए हैं। मैं गारंटी देता हूँ ये फैक्ट आप यूं के यूं नोट डाउन कर लेना और जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं उनको आप इनसे रिलेट करके अपने माइंड में डीप मेमोरी में डाल लेना। कोई भी क्वेश्चन आता है मैसूर के वॉर से, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल है या फैक्चुअल है, चाहे स्टेट एग्ज़ाम में आता है चाहे सेंटर एग्ज़ाम में, आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना, किसी का भला हो जाएगा, साथ में मेरा भी भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।